नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है कि बारिश के मौसम में यानी वर्षा ऋतु में कौन सा पंचकर्म आपके लिए सबसे अच्छा है, यानी इस सीज़न के लिए बेस्ट पंचकर्म क्या हो सकता है। अब देखिए, ये जो बारिश का मौसम यानी वर्षा ऋतु है, इस समय पे हमारे शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है। अब आयुर्वेद के अनुसार जो 3 दोष है यानी वात, पित्त, कफ, इनमें से जो वात दोष है इसके प्रकोप का यानी इसके बहुत ज़्यादा बढ़ने का ये समय है। और शरीर में जब भी वात दोष बढ़ता है तो इसके साथ ही शरीर में दर्द भी बढ़ता है। फिर ये दर्द चाहे शरीर में हो या फिर जोड़ों में हो, जैसे कि संधिगत वात है या फिर आम वात है, वात रक्त है जिसे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर गाउट कह सकते हैं, या इसके अलावा जैसे कि गर्दन में दर्द है जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो या फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो। तो इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं इस वात के बढ़ने के कारण दिखाई देती है। इसके साथ ही डाइजेशन से संबंधित जो तकलीफ़ें हैं यानी जैसे भूख ना लगना, खाना ठीक से ना पचना, पेट में फूलापन लगना, बहुत ज़्यादा गैसेस होना या फिर पेट ठीक से साफ ना होना, तो इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं इस सीज़न में दिखाई देती है। तो इस समय पे इस वात दोष की चिकित्सा करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में वात के कारण होने वाली 80 तरह की बीमारियां बताई हुई है और ये जो बढ़ा हुआ वात है ये पित्त और कफ को भी दूषित करता है। आयुर्वेद में बताया हुआ है कि पित्त पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत, यानी ये जो बढ़ा हुआ वात दोष है ये इन दोषों को विकृत करता है। जैसे कि ये पित्त और कफ में ये पंगु है, इनमें खुद का सामर्थ्य नहीं है, यहाँ तक कि जो अन्य धातु है या जो मल है उनमें भी उतना यानी वो भी उतने समर्थ नहीं है। लेकिन ये जो वात है ये इनको दूषित करके उनको जिस स्थान में लेके जाता है वहाँ पे वो बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा के यानी ट्रीटमेंट के 2 प्रकार बताए हैं, एक है शमन चिकित्सा और दूसरी है शोधन चिकित्सा। यानी जब भी आप किसी बीमारी के लिए दवाइयाँ लेते हैं तो वो शमन चिकित्सा है, यानी दवाइयाँ देके उन लक्षणों को कम किया जाता है, उन दोषों को कम किया जाता है। लेकिन अगर शरीर में ये दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और आप शमन चिकित्सा देते हैं तो कुछ समय के लिए तो ये लक्षण कम हो जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ परहेज में कम ज़्यादा हुआ या फिर दोष और ज़्यादा विकृत हुए तो ये लक्षण फिर से दिखेंगे। इस समय पे शोधन चिकित्सा करना बहुत ज़रूरी है, यानी इन बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और इससे ही आयुर्वेद में पंचकर्म कहा गया है। पंच यानी 5 और कर्म यानी ये 5 तरह की क्रियाएं हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। और ये जो पंचकर्म चिकित्सा है ये सही मायनों में बॉडी का जो डिटॉक्स है यानी नेचुरली बॉडी को डिटॉक्स करने की प्रोसीजर्स है। अब ये जो पंचकर्म है यानी जो 5 क्रियाएं हैं इसमें से वर्षा ऋतु यानी बारिश में आपके लिए सबसे अच्छा कर्म कौन सा है। तो अब देखिए, इसमें जैसे हमने देखा कि वात का प्रकोप है तो वात के लिए जो सबसे अच्छी चिकित्सा है वो है बस्ती। और बस्ती के बारे में यानी ये वात के लिए तो श्रेष्ठ चिकित्सा है ही, लेकिन जो काय चिकित्सा ब्रांच है यानी जो मेडिसिन ब्रांच है इसमें इसे सबसे अच्छी चिकित्सा बताया हुआ है। यहाँ तक कि वाग्भट ऋषि ने भी अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में इसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। वो कहते हैं कि वात प्रधान दोष या सिर्फ वात के बढ़ने के कारण भी यानी शरीर में इस तरह की अगर अवस्था है तो वहाँ पे बस्ती करना ज़रूरी है। ये बस्ती जिनको कोई बीमारी है या जिनको कोई लक्षण है, जिनके शरीर में वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो लोग भी कर सकते हैं और स्वस्थ लोग भी इसे कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको अभी कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी आप वर्षा ऋतु यानी बारिश के मौसम में इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये ऋतु ही स्वभावतः वात को बढ़ाने वाला है। तो आगे के समय में आपको कोई तकलीफ ना हो इसके लिए सभी लोग बारिश के मौसम में बस्ती चिकित्सा कर सकते हैं। बस्ती करते समय औषधि द्रव्यों से सिद्ध जो काढ़े है या तेल है, घी है या दूध है, तो इनको विधिवत सिद्ध करके यानी शास्त्रोक्त पद्धति से इनको सिद्ध करके इनको गुदद्वार के द्वारा शरीर में डाला जाता है। अब आयुर्वेद के अनुसार जो पक्वाशय है यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है या जो नाभि के नीचे का पार्ट है तो वो वात का स्थान है। तो इसके लिए ये जो बस्ती चिकित्सा है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे जो वात बढ़ा हुआ है अगर हम उसको जीतते हैं तो पूरे शरीर में इसको नियंत्रित करने के लिए हमें मदद मिलेगी। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है इसमें एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो जो गुदद्वार के द्वारा ये बस्ती दी जाती है तो वो नियरेस्ट रूट है, इसलिए वहाँ से ये दी जाती है।
तो इस तरह से आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार की बस्ती भी बताई हुई है, जैसे कि आप इसके अलग अलग प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती या फिर उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती मूत्र मार्ग के द्वारा या स्त्रियों में योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशय में डाली जाती है, तो ये थोड़ी सी अलग है। लेकिन जो निरूह और अनुवासन बस्ती है, इसमें गुदद्वार के द्वारा ही ये बस्ती द्रव्य शरीर में डाले जाते हैं। इसके बाकी भी प्रकार है, जैसे कि लेखन बस्ती है, ब्रूहन है, स्नेहन बस्ती है, तो इस तरह के प्रकार है। इसकी कालावधि यानी इसका जो ड्यूरेशन है उसके अनुसार भी इसमें कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती या मात्रा बस्ती, इस तरह से भी इसके प्रकार बताए हुए हैं। तो हर एक व्यक्ति के अनुसार यानी उसकी प्रकृति कैसी है, उसके शरीर में दोषों की स्थिति, उसका शारीरिक बल कैसा है, मौसम कौन सा चल रहा है, तो इन सब का विचार करके उनके लिए कौन सी बस्ती है या कितने दिन के लिए करनी चाहिए, तो इन सभी का निर्धारण किया जा सकता है। जो जानू बस्ती, मन्या बस्ती, कटी बस्ती या रुद्र बस्ती, इस तरह के जो प्रकार है वो एक्चुअली बस्ती नहीं है, ये पंचकर्म चिकित्सा नहीं है, ये उपकर्म है, यानी ये साइड प्रोसीजर्स है। और यहाँ तक कि आयुर्वेद में जो वाटर एनिमा है उस तरह का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। जो आजकल वाटर एनिमा दिया जाता है उसका मेन पर्पस मल का शोधन करना, पेट ठीक से साफ करना, तो इस तरह से। लेकिन आयुर्वेद में ये जो बस्ती चिकित्सा है ये एक शास्त्रोक्त विधि है। आयुर्वेद के अनुसार जब भी आप इस तरह से पानी वाला ये एनिमा लेते हैं तो ये और ज़्यादा दोषों को बढ़ाने वाला है। बस्ती करने के पहले भी जो पूर्व कर्म है यानी स्नेहन है, यानी शरीर को तेल लगाना है, तेल की मालिश करना है, यहाँ तक कि जो स्वेदन है यानी स्टीम देना या फिर सेक देना, तो इसे स्वेदन कहा जाता है। तो ये स्नेहन और स्वेदन बस्ती करने के पहले किए जाते हैं, इसलिए इसे पूर्व कर्म कहा जाता है। और जो मेन जो बस्ती चिकित्सा है इसे प्रधान कर्म, और उसके बाद जो है पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में भी बस्ती प्रत्यागमन काल यानी बस्ती वापस कब आ रही है, कितने औषधियाँ बाहर आ रहे हैं, या फिर बस्ती कराने के बाद भी जो संसर्जन क्रम है यानी खान पान से संबंधित नियम क्या है, तो इन सभी के बारे में बहुत बारीकी से आपको बताया जाता है। तो ये एक विधिवत और शास्त्रोक्त विधि है। अब ये देखते हैं कि इस पंचकर्म का नाम बस्ती क्यों है। तो पुराने ज़माने में इस क्रिया को करने के लिए जो प्राणियों का मूत्राशय है यानी जो यूरिनरी ब्लैडर है, जिसे संस्कृत में बस्ती कहा जाता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके अनुसार ये नाम इसे दिया हुआ है। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में बस्ती विधि अध्याय में बस्ती चिकित्सा के अनगिनत फायदे हमें बताए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या फायदे आपको बस्ती के कराने के बाद मिल सकते हैं। अगर किसी को पेट में गांठ है या वहाँ पे स्वेलिंग है तो बस्ती चिकित्सा से उसमें आराम मिलेगा। यहाँ तक कि अगर पेट में गैसेस बहुत ज़्यादा होती है, गैस होने के कारण वहाँ पे आवाज़ होती है, तो वो भी कम होगा। वात रक्त बीमारी यानी जिस बीमारी में शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, जिसे गाउट कहा जाता है, तो उसमें होने वाला जो दर्द है या सूजन है वो भी बस्ती चिकित्सा से कम होगी। इसके अलावा प्लीहा विकार यानी स्प्लीन से संबंधित जो भी डिसीजेस है, यानी जैसे स्प्लिनोमेगैली है या फिर बुखार के बाद स्पेशली मलेरिया, डेंगू, इसके बाद जो स्प्लिनोमेगैली यानी वहाँ पे सूजन आना, ये तकलीफ दिखाई देती है, तो वो भी बस्ती चिकित्सा से कम होगी। किसी को अगर लूज मोशन है, बार बार पतले दस्त होते हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस की जैसी तकलीफ है, तो उसमें भी ये बस्ती चिकित्सा लाभदायक है। सभी प्रकार के दर्द में यानी शरीर में कहीं पे भी दर्द है, फिर चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो या फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका जैसी तकलीफ हो, तो इन सभी में दर्द को कम करने के लिए बस्ती चिकित्सा बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों को जीर्ण ज्वर यानी क्रॉनिक फीवर रहता है, यानी बार बार बुखार आता है, थोड़ा भी सीजन चेंज होने के बाद बुखार आता है, या फिर बार बार सर्दी खांसी होना या साइनस की तकलीफ होती है, तो उनमें भी बस्ती चिकित्सा से आराम होगा। शुक्र ग्रह एक जो व्याधि है यानी शुक्र के वेग को रोकने के कारण जो भी बीमारियां तैयार होती है। अब देखिए आयुर्वेद में अधारणीय वेग बताए हैं, यानी जो भी नेचुरल अर्जेस है उनको हमने कभी भी रोकना नहीं है, तो इन वेगों को रोकने के कारण जो बीमारियां होती है वो भी बस्ती चिकित्सा से ठीक होगी। इसके अलावा अगर शरीर में वायु की गति ठीक नहीं है या मल ठीक से बाहर नहीं आ रहा है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, तो वो भी कम होगी। या फिर हर्निया, हाइड्रोसिल जैसी तकलीफ़ों में भी बस्ती चिकित्सा फ़ायदेमंद है। अगर किसी को पथरी की तकलीफ है यानी रीनल कैलकुलस है, तो उसके दर्द को कम करने के लिए भी फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि महिलाओं में मासिक धर्म के समय अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्राव बहुत ज़्यादा कम है या ज़्यादा है,
या फिर बार बार गर्भस्राव या गर्भपात की हिस्ट्री है, या वंध्यत्व है, या जो मासिक धर्म से संबंधित कोई भी तकलीफ है, या सफ़ेद पानी की समस्या है, तो इन सभी प्रकार के समस्याओं में बस्ती चिकित्सा सर्वोत्तम है। बस्ती चिकित्सा करने के बाद रसायन चिकित्सा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रसायन चिकित्सा करने के बाद जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़ती है, यानी बॉडी की जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको मदद होती है। इसके साथ ही शरीर का बल है, वर्ण यानी जो कॉम्प्लेक्शन है वो बढ़ने के लिए, युवावस्था बनी रहने के लिए भी हमें मदद मिलती है। तो इस तरह से ये जो बस्ती चिकित्सा है इसको आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ बताया हुआ है, तो आप भी इसे ज़रूर कीजिए। लेकिन इसे घर पे आप नहीं कर सकते, इसको आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से, उनकी निगरानी में आपको करना है, तभी आपको इसके पूरे फ़ायदे मिलेंगे और कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये शास्त्रोक्त विधि है। इसकी प्रॉपर जो भी प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ व्यक्ति भी इसे ज़रूर कर सकते हैं, सिर्फ उन्होंने बारिश के मौसम में इसे करना है। और जिनको कोई बीमारी है वो उनकी बीमारी के अनुसार, दोषों की अवस्था के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से इसे कर सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने जो भी बातें आपको बताई वो आपको मदद ज़रूर करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।